मेरा नाम परी है। मैं एक गांव में रहती थी। लड़कियों के बाल काटने के नाम पर मेरे काका आधी रात क्या करते थे मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब छत पर गई और सामने जो कुछ देखा उसे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जो मुझे दिख रहा था सच उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। छत पर बस चांदनी छाई हुई थी। आज सच जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिरकार छत पर करते क्या थे। और एक दिन मुझे वह मौका मिल ही गया। हर बार काकी का पहरा इतना कड़क होता कि सीढ़ियों पर पैर तक नहीं रख पाती थी। और कभी कभी मैं कई बार काकी से पूछती कि आप कैसे काका को अकेले रात में एक अव्यवस्था लड़की के साथ छोड़ सकती हो, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। आज काकी वहां नहीं थी और मैं ऊपर पहुंच गई और पूरे 2 घंटे बाद नीचे आई। मेरे काका कुछ समय पहले एक 16 साल की लड़की नीति के साथ छत पर गए थे। इन 2 घंटों में क्या हुआ यह जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरे काका पेशे से नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीके से मैं हैरान थी। और आज रात मुझे यही जानना था कि काका सिर्फ जवान लड़कियों के ही छत पर बाल क्यों काटते हैं, वह भी आधी रात। मैं ऊपर चढ़ गई और सच सामने आने वाला ही था कि उतरने में काकी वह आवाज मानूं मेरी तो जान ही निकल गई। हमेशा डरी हुई और धीमी आवाज में बोलने वाली काकी की ऐसी आवाज मैंने आज पहली बार सुनी थी। मेरी काकी मुझसे पूछने लगी कि ऊपर क्यों जा रही हो। मैंने कहा कि नीचे डर लग रहा था, बस इसलिए ऊपर जा रही थी। इतना सुनते ही काकी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि तुम्हें पता नहीं आज नीति बाल कटवाने आई है, फिर तुमने सोचा भी कैसे ऊपर जाने के बारे में। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा काका ही माँ की जिम्मेदारी उठाते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई है और तुम उनके काम के बीच आ रही हो। मुझे लगता है अगर वह कोई काम कर रही हो तो किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए, खुद में भी नहीं, और इसलिए मैं खुद ऊपर जाती नहीं। आज के बाद अगर तुम मुझे ऐसे कुछ हरकत करते दिखाई दी तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। काकी की बात सुनकर मैं डर गई और माफी मांगकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर काका को इतने एकांत की जरूरत ही क्या है। वह किस तरह वाले बाल काटते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, और कोई भी नाई की दुकान है जो 15 मिनट में ही बाल काट देते हैं। उन्हें तो किसी प्रकार का कोई एकांत नहीं चाहिए होता और ना ही किसी के आने जाने वाले से कोई दिक्कत होती है। इस प्रकार के नाई थे। दूसरी काकी अपनी भतीजी को लड़ प्यार करते और मेरे काका मुझ पर बंधन लगाते। रात के लिए मुझे भी बस इतना ही कहते कि तुम्हारे पिता नहीं, अब तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं सिर्फ 11 साल की थी होने के बावजूद भी उनकी इजाजत के बिना मेरा घर से निकलना भी माना था। स्कूल तक छोड़ने का काम भी काका ही करते थे। कभी कभी तो लगता है कि इस घर में कहीं भाग जाऊं, क्योंकि बाल काटने का काम इतना भी विचित्र था कि उसे घुटन सी महसूस होती थी। मेरे काका महीने में 1-2 लड़कियों के बाल ही काटते थे और वह छत पर, और बाकी समय वे मुझ पर ध्यान देने में लगा देते। मेरे पापा बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए थे और सारी जिम्मेदारी काका पर आ गई थी, और इसलिए काका मुझ पर अपना हक जमाते थे, घर में रहते थे। पर पता नहीं क्यों काकी बहुत डरी डरी सी रहती थी। मेरी माँ एक खुश मिजाज और साफ मन की थी और वह काका से बोलने में डरती भी नहीं थी, और दूसरी तरफ काकी की जान निकलती थी काका से बात करने में, और वह जो कहते बस सिर हिलाकर हाँ कह कर चुप बैठ जाती। शायद उनका कारण यह भी हो सकता है कि उनकी शादी को 9 साल के ऊपर हो गए थे और अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। खैर, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे समझ आ रहा था कि मेरे काका क्या काम करते हैं। बड़ी हैरानी होती थी क्योंकि मेरे
काका पुरुष होकर भी पुरुषों के बाल नहीं काटते थे और बस तभी से मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती गई थी। ऐसा क्यों कर है, जब भी लड़कियों के बाल काटते तो मन में उथल पुथल होने लगती। मैं बार बार खुद को दूसरे ख्यालों में उलझाती, पर मेरा मन बस काका के काम पर ही अटका रहता। मैं गांव ऐसी अफवाह थी कि काका जी लड़की के बाल काटते हुए वह लड़की और ज्यादा सुंदर हो जाती और उसका नसीब भी चमक उठता, और सबसे बड़ी बात तो उसे शादी भी अच्छी जगह होती। इसलिए हंसी खुशी अपनी लड़की काका के पास भेज देते ताकि उनकी लड़की की भी किस्मत बदले। लेकिन काका के पास भेजने से किस्मत कैसे बदलेगी, यह मेरी समझ पे परे था, और वह भी आधी रात अकेली। मैंने कई बार सच्चाई जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, पर जैसे ही काका छत पर जाने लगते काकी पहरा देने लगती और किसी को ऊपर जाने नहीं देती। सहेली मीना को भी दूसरी लड़कियों की तरह ही मेरे चाचा के पास लाया गया और मैं यह जानकर खुश थी। मैं सच सोचने लगी कि दूसरे दिन उस सब कुछ पूछूंगी, पर दूसरे दिन जब वह स्कूल आई तो एकदम चुपचाप थी। मैंने उससे पूछा, अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर चुपचाप क्लास में बैठ गई। मैं सोचने लगी कि इतना बोलने वाली मीना अचानक क्या हो गया। घर आकर जब मैं माँ से कहा तो माँ कहने लगी, शायद उसकी माँ ने मना किया होगा। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं, हो सकता है कि सब उसे चढ़ाते हो, इसलिए वह स्वयं सहम गई हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। सच में 15 साल की रानी बहुत विचित्र दिख रही थी और क्लास के बच्चे उसे हमेशा चढ़ाते रहते थे, इसलिए वह शर्म कर चुप बैठ जाती। लेकिन उसके चुप बैठने के पीछे भी असली वजह क्या थी मुझे पता नहीं चल पा रहा था। दिन ऐसे ही बीतते गए और मैं कोशिश में लगी रही सच्चाई जानने की, लेकिन हर बार काकी मुझे रोक देती और माँ भी मुझे बहुत सुनाती, कहती कि काका के काम में रोक मत डाल करो। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है। अगर वह तुम्हें चिल्लाते हैं तो तुम्हें भले के ही लिए होगा। शुरू में मैं तो मुझे पर माँ की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में समझना लगी कि माँ एक विधवा थी और हमें किसी और का सहारा नहीं था। मेरे नाना नानी भी इस दुनिया में नहीं थे। मेरे मामा लोग कभी दूसरे शहर में रहते, उन्होंने तो कभी पलटकर भी नहीं हमारी तरफ देखा। ऐसे समय में काका ही हमारा मात्र सहारा थे। अपनी शादी के बाद भी उन्होंने कभी भी हमारी किसी भी खर्च में रुक नहीं डाली। उल्टा शादी के बाद ज्यादा ख्याल रखने लगे। काकी को भी एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। काका के बच्चे नहीं थे, इसलिए मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। मैं भी मान लेती थी कि अगर हमें काका का सहारा नहीं होता तो गांव में किस तरह अपना गुजारा बसर करते। मैंने काकी को वादा किया कि मैं आगे से काका के काम में दखलबाजी नहीं करूंगी। मैंने अब आगे से छत पर जाने का विचार भी छोड़ दिया। हाँ, मैं सोचने लगी अगर काकी ने मेरी शिकायत काका से कर दी तो मैं और माँ कहाँ जाएंगे। अब काका का काम पहले की तरह ही चल रहा था। महीने में या 1.5 महीने में एक ना एक लड़की आती ही थी और काका के साथ छत पर चुपचाप चली जाती और उसकी अवस्था बहुत विचित्र होती थी। एक रात मैं पानी पीने उठी तो काका मुझे नीचे उतरने दिखे। उनका रूप बहुत विचित्र दिख रहा था। उनकी सांस फूल रही थी, मानो बहुत थके हुए हों। वे हमेशा काली धोती पहनकर छत पर ही लड़कियों के बाल काटे जाते थे। नीचे आते हुए उनके पैर भी कपकपा आ रहे थे और उनका चलना भी कठिन हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि जब भी बाल काटते तो दूसरे दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। यह सब मैं छुपकर देख रही थी। दूसरे दिन काकी कमरे से बाहर आई, लेकिन काका अभी तक कमरे में ही। स्कूल की छुट्टी होने के कारण मेरी भी परवाह नहीं थी और मेरी माँ भी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घर का काम निपटा कर मैं किचन में आई तो देखा काकी अपने आंचल से मुंह ढककर रो रही हैं। मैंने काकी को ऐसे रोते पहली बार देखा था। मैं दौड़ते हुए काकी के पास गई और कहने लगी कि काकी क्या हुआ। ऐ सुनते ही काकी ने अपने आंसू पहुँचे और कहने लगी कि अरे नहीं पगली, कुछ नहीं हुआ, बोलो कुछ चाहिए था क्या। काकी रो रही थी, इतना मुझे पता था।
इस बात ने मुझे बहुत चिंतित कर बेचैन कर दिया था। आखिर बात क्या थी? मुझे अब काका पर संदेह होने लगा था। अब मैं काका काकी पर बहुत ध्यान रखने लगी थी। काका जब लड़कियों के बाल काट कर आते तो बहुत थके हुए रहते। औरतों की दूसरे दिन चुपचाप रोती रहती। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। 17 साल की हो गई थी। माँ ने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, तुम्हारी किस्मत और लड़कियों की तरह काका के हाथों से चमकने देखनी है। यह सुनते ही मानो मेरी जान मेरे गले से अटक गई हो कि अब माँ मुझे काका के पास भेजने वाली है बाल कटवाने के लिए। उम्र की 17वीं साल गंजा होना बहुत ही शर्म की बात होने वाली थी मेरे लिए। मैंने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बाल मत कटवाना। यह सुनते ही माँ मुझ पर जोर से चिल्लाई और कहा कि तुमने देखा है कि कैसे लड़कियों की किस्मत बदल गई है। जिनके भाई बाल तुम्हारे काका काटे, उनकी शादी कुछ ही दिनों में धूमधाम से और बड़े घर में हुई है। अगर तुम उन्हें उनके काम का इतना फायदा हो सकता है तो हम तो घर के। मैंने कहा पर माँ काका को बुलाकर कहा कि आज रात तुम्हें अपनी भतीजी के बाल काटने हैं। यह सुनते ही काका के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कहने लगे कि क्या वह बड़ी हो गई है इस बार? माँ कहने लगी कि हाँ मीना अब पूरी तरह बड़ी हो गई है और अब उसकी शादी किसी अच्छे से घर में कर देंगे, और अगर तुम उसके बाल को हाथ लगा देंगे तो क्या पता किस्मत चमक उठे। माँ ने मुझे काका के साथ छत पर भेज दिया। वहां जाकर मैंने काका से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे गंदा मत बनाओ, सब मुझ पर हंसेंगे। काका मेरे सामने काली धोती पहनकर काफी देर तक बैठे रहे। वह पता नहीं किस सोच में डूबे थे। उनकी बात जब काका ने मेरे पास आए तो मानो मेरी जान ही निकल गई हो। सर पर हाथ फेरा और मुझे गले से लगा लिया। मुझे लगा कि वो रो रहे हैं। मैंने उन्हें सहारा दिया और बिठाया। उनके आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हो? इस पर भी कहने वाले, मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता, तुम मेरी भतीजी हो, मेरे घर की इज्जत हो। तुम नीचे जाओ और माँ से कह दो कि हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने नीचे जाकर माँ से सब बता दिया। माँ सीधे ही काका के कमरे की तरफ आई तो देखा काका काकी के पैरों में पड़े हुए थे और उनसे माफी मांग रहे थे। काकी भी रोए जा रही थी। माँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर काकी ने जो सच बताया उसे सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। काका रोते रोते बता रहे थे कि इस बात को काफी साल बीत चुके थे। काका गांव मुखिया के विशेष नाई थे और सिर्फ उन्हीं के बाल काटते थे। वह मुखिया बहुत ही चालाक और व्यक्ति था। गांव को उसका स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, पर मजबूरी के कारण उसका काम करना पड़ता था। एक दिन उसमें किया काका को नौकरी से निकाल कर नई की नौकरी दे दी और सारे गांव में एक अफवाह फैला दी कि काका के हाथ से जादू है। जो कोई अपनी बेटी का बाल इसे कटवाएगा तो उसकी किस्मत चमक जाएगी, उसकी शादी किसी बड़े घर में हो जाएगी। गांव के लोग तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं। उन्होंने मुझे उसे मुखिया की बात मान ली और मुखिया ने अपने सेवकों द्वारा यह बात सारे गांव में फैला दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया और कहा कि तुम्हें सिर्फ जवान लड़कियों की ही बाल काटने हैं। मुझे लगा कि इसमें क्या गलत है, और जब गांव वाले अपनी बेटियां को बाल कटवाने के लिए मेरे पास लाते तो सचमुच उनके नसीब बदलने लगा। इसलिए मैं खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल काटता, जिसके बदले मुखिया 1000 रुपए देता। इस सिलसिला कई सालों तक चलता। जब मेरी शादी तुम्हारी काकी से हुई उसके बाद मुझे पता चला कि मुखिया उन लड़कियों के साथ कौन सा खेल खेल रहा है। मुझे जब सच्चाई पता चली तो मैंने उसे काम से निकलने की बहुत कोशिश की, पर मैं उस दलदल में बहुत बुरी तरह फंस गया था। मुखिया उन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। जो भी लड़की मेरे पास अपने बाल कटवाने आई, मुखिया को पता चल जाता कि अब बड़ी हो गई है और इस किसी बहाने से हवेली बुलाकर अपनी हवस पूरी करते। क्यों, तुम्हारी काकी भी एक लड़की थी, लेकिन तब तक मैं इस काम में इतना फंस गया था कि मुखिया मुझे धमकी देता कि अगर मैंने किसी को यह सब बताया तो उल्टा मुझे ही चरित्रहीन साबित कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें अकेली कहीं नहीं जाने देता था, क्योंकि उसकी नज़र
गंदी और बुरी है, यह मुझे अच्छे से पता था। यह सब तुम्हारी काकी को पता था, इसलिए वह रोती थी। मुखिया ने मुझे एक काली धोती दी ताकि बाल काटते समय लोगों को सच में लगे कि मैं किसी विशेष तरीके से बाल काटता हूँ, और उन लड़कियों की शादी वह अपने ही किसी न किसी सेवकों से करा देता और उन्हें ढेर सारे रुपए दे देता, इसलिए उन लड़कियों की किस्मत बदल जाती। वह मुखिया बहुत पैसे उड़ाता था। मैं नहीं चाहता था कि मुखिया को यह पता चले कि तुम अब बड़ी हो गई, बस इसलिए तुम्हारे बाल नहीं काटे। यह सब सुनकर माँ और मैं रोने लग गए। अब मुझे समझ आया कि क्यों काका मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाते। काका रोते रोते कहने लगे कि हम एक गांव छोड़कर कहीं और रहने चलेंगे। मैं गांव के मास्टर को एक पत्र लिखकर सब सच बता दूंगा। वह एक समझदार व्यक्ति है, वह गांव वालों को सही ढंग से समझा देंगे। पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। काका ने लंबी सी चिट्ठी उन मास्टर जी को लिखी। हमने यह गांव छोड़ दिया, लेकिन आज काका के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बेफिक्री भी नहीं थी और खुश नजर आ रहे थे। आज भी कई गांव में ऐसे मुखिया हैं जो ऐसे बुरे कर्म करते हैं और गरीब लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।